नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच स्मिता गुप्ता मौजूद हैं, जो पेशे से अर्थशास्त्री हैं और राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार मंच से भी जुड़ी हुई हैं। हेलो स्मिता, पहले तो हम इससे शुरू करते हैं कि आखिर क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई थी कि जो 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून था, उसको अचानक से पूरा पलट के एक नई कानून लाने की ज़रूरत पड़ गई इस नए सरकार। देखिए, ये तो बिल्कुल जाहिर बात है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्योंकि ये लोकसभा के जो अभी इलेक्शन हुए थे, बिल्कुल उसके बाद ही उन्होंने पहला काम, लगभग पहला ही काम था जो इस सरकार ने किया। और वो इसलिए किया क्योंकि पूंजीपतियों ने इतनी पूंजी दी थी ये इलेक्शन लड़ने के लिए और जीतने के लिए कि ये तो उनकी तरफ से उनको एक गिफ्ट था, एक रिटर्न गिफ्ट आप अगर कहें तो ये तो जाहिर सी बात है कि पूंजीपतियों की सुविधा के लिए, उनकी कमाई बढ़ाने के लिए ये किया गया। अच्छा, जब हम ये नए भूमि अधिग्रहण बिल की बात करें तो इसमें कई ऐसी चीज़ें, कॉन्सेप्ट हैं जिसे हटा दिया गया है। जैसे एक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का एक क्लॉज था, उसे हटा दिया गया है। जो मंजूरी लेने का क्लॉज था उसे भी हटा दिया गया है। तो इस पे थोड़ा विस्तार में बताइए कि ये है क्या और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जो सामाजिक आकलन करने की बात थी उसके पीछे सोच ये थी कि जो पुराना कानून था वो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ था, और वो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ ऐसा कानून था कि वो बिल्कुल ही लोगों की मंजूरी, लोगों के हक, लोगों के हित सबके खिलाफ था। तो लोगों के जो हित हैं उनको सामने रखते हुए एक समाज पे क्या असर पड़ेगा इस भूमि अधिग्रहण का, उसका एक विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी था। और जिस कारण ज़मीन ली जा रही है, लोगों से आप जब ज़बरन उनकी चीज़ ले रहे हैं जिस पे कि उनकी जीविका आधारित है, तो वो ज़बरन लेने के पीछे बस एक ही मकसद हो सकता है, और वो ये है कि आप किसी अच्छे सामाजिक काम के लिए, जिसे हम पब्लिक पर्पस कहते हैं, कि किसी सही काम के लिए आप ले रहे हैं। तो इसीलिए ये ज़मीन क्यों ली जा रही है, जितनी ज़मीन ली जा रही है क्या वाकई उतनी ज़मीन की आवश्यकता है या उससे कम ज़मीन में भी वो काम हो सकता है, किन लोगों पे बुरा असर पड़ रहा है, पर्यावरण पे क्या असर पड़ रहा है, खाद्य सुरक्षा पे इसका क्या असर पड़ेगा। क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि अगर आप ज़मीन को खेती से किसी और काम की तरफ ले जाएंगे तो फिर खेती का उत्पादन तो कम होगा। तो ये सारे जो बिंदु हैं इनको देखने के लिए सामाजिक आकलन करने की ज़रूरत है। तो इसलिए ये एक प्रावधान 2013 के कानून में रखा गया था, और इसके लिए हमें बहुत संघर्ष करने पड़े थे, बहुत संघर्ष किए, तब ये आया इसमें। उसी तरीके से जो सबसे बड़ा एक हमारी जीत थी उस समय, वो ये थी कि कम से कम जो निजी काम के लिए, जो निजी कंपनियों के लिए सरकार ज़मीन लेती है, उसमें जो है आपको किसानों की और प्रभावित लोगों की मंजूरी लेनी पड़ेगी। और ये मंजूरी आपको लेना ग्राम सभा से भी ज़रूरी है और लोगों से भी ज़रूरी है। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु थे उस कानून के। अब इन दोनों को ही यहाँ पे ढीला कर दिया गया है, और ज़्यादातर चीज़ों के लिए अब उनको समझ लीजिए हटा ही दिया गया है। तो इसलिए ये जो किया है वो इसके पीछे बहुत सीधी सोची एक नीति है, और वो क्या है कि ज़मीन लेनी है और लोग देना चाहे या ना देना चाहे उसको हम लेंगे। अच्छा, इसमें अगर हम और भी देखें तो पहले शायद केवल बंजर ज़मीन ली जा सकती थी, अब जो खेती योग्य ज़मीन है वो भी सरकार जो है उसका अधिग्रहण कर सकती है। और दूसरी चीज़ कि पहले अगर 5 साल तक ज़मीन का उपयोग ना किया गया हो तो उसे सरकार को, किसानों को वापस करना होता था। शायद वो जो क्लॉज है वो भी हटा दिया गया है। पहले ये तो नहीं था कि आप कृषि योग्य ज़मीन नहीं ले सकते हैं, लेकिन हाँ, जहाँ पर सिंचाई थी और जहाँ पे आप 2 या 3 फसल ले सकते थे, वहाँ पर आपको बहुत ही एहतियात दिखाना पड़ता था, और आप बहुत आसानी से वो ज़मीन नहीं ले सकते थे। उसमें कुछ उन्होंने सेफगार्ड्स रखे हुए थे, अब वो हटा दिए गए हैं। और जिसको हम बंजर ज़मीन बोलते हैं, असल में वो भी जो ज़मीन है इस देश में, वो ज़मीन ऐसी है जहाँ पर कि दलित, आदिवासी, सबसे गरीब लोग अपने मवेशियाँ चराते हैं, है ना, वहाँ पे सूखी खेती करते हैं। तो वहाँ पे भी रोज़गार जो है या जीविका जो है वो बहुत गरीब लोग निकालते हैं। तो उन ज़मीनों को भी सुरक्षित करने की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ तो इन्होंने जो कृषि योग्य, जहाँ पर 3 फसल होते हैं, 3 फसली इलाकों पे भी जो उन्होंने थोड़े से सुरक्षा के कुछ बिंदु रखे थे वो भी हटा दिए हैं। जहाँ तक कि 5 साल वाला सवाल है, ये भी जो पहले वाला कानून था 2013 का, वहाँ पे भी उन्होंने थोड़ा लचीलापन रखा था। उन्होंने कहा था कि अगर ज़मीन का उपयोग नहीं होगा तो 5 साल बाद उसको आपको जो पुराने मालिक हैं उनको देना पड़ेगा वापस। लेकिन साथ में ये था, या फिर जो राज्य हैं वो अपने उसको लैंड बैंक में रख सकते हैं, जिसका हमने विरोध भी किया था। लेकिन इसके पीछे, इस क्लॉज के पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस देश में हज़ारों लाखों हेक्टेयर ज़मीन लोगों ने ली तो है, सरकार ने ली तो है,
और वो पड़ी हुई है, उसका कोई प्रयोग नहीं हो रहा, कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और जो आज कृषि में ज़मीन है उसको लेने के पीछे भगदड़ मची हुई है। तो ये सोच थी, उसको भी इन लोगों ने ढीला कर दिया है, उसको भी इन्होंने हटा दिया है। और अब ये कहते हैं कि 5 साल या कोई ऐसे समय जिसकी फैसला सरकार करेगी, क्योंकि वो कहते हैं बड़ा समय लगता है, कई बार और चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो थोड़ा इसमें हमें लचीलापन। लेकिन लचीलापन किसके लिए? लचीलापन किसान के लिए नहीं, लचीलापन पूंजीपतियों के लिए इन्होंने इसमें रखा है, ताकि उसमें वो रियल स्टेट का बिजनेस अपना डेवलप करके और उस पे और भी बिना कुछ उगाए या बिना कुछ बनाए प्रॉफिट कमा सके। असल में क्या है कि ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये सट्टा है, इसमें ये सट्टाबाजी कर रहे हैं। ज़मीन ले ली, खूब सस्ती खरीद ली, और सरकार के जो पूरा जो अधिकार है ना सरकारी, उसको इस्तेमाल करके और अपने पास रख ली है। अब जैसे लोग सोना रखते हैं उसी तरीके से इसको रख लिया है। थोड़े दिनों में सोने का दाम बढ़ता है, ज़मीन का दाम बढ़ेगा, शहरीकरण जब होगा, जब और इस तरह के जो प्रोजेक्ट आएंगे, तो वो ज़मीन आप उसमें एक पैसा खर्च ना करें, लेकिन उसका मूल्य तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसे बहुत लोग करते हैं, तो ये ही वो कर रहे हैं। अच्छा, इसमें अगर ये जो मौजूदा सरकार है इसमें था, वो ये भी कह रही है कि हम ज़मीन का 4 गुना दाम देंगे, 6 गुना दाम देंगे। तो आखिर मतलब अगर जब वो 4 गुना 6 गुना दाम देने को तैयार है, तो दिक्कत क्या है? ये जो भूमि अधिग्रहण का मामला है, इसमें दिक्कत क्या है फिर? असल में बात ये है कि हम जिस ज़मीन की कीमत की बात कर रहे हैं वो क्या है। आज हम कह रहे हैं कि वहाँ खेती हो रही है, तो मान लीजिए कि वो लाख रुपए एकड़ की ज़मीन है, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि कल वहाँ पे जब इसका अधिग्रहण होगा तो ये इसका जो उपयोग है, जो भूमि उपयोग है, वो बदल जाएगा। वहाँ पे ये बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो जाएंगी, जैसे कि पूरा गुड़गांव आपका बसा है, पूरा नोएडा आपका बसा है, तो उसी 1 एकड़ ज़मीन की कीमत उससे 100 गुना 1000 गुना हो जाएगी। तो किसान को आपने 6 गुना दे दिया, तो कौन सा बड़ा उपकार कर दिया उस पर। मुख्य बात यह है कि जब आप भूमि उपयोग बदल रहे हैं, तो जो नया उपयोग है उसके बाद जो कीमत है ज़मीन की, आपको उसका कुछ हिस्सा किसान को देना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये है। तो ये इसलिए ये जो कर रहे हैं ना इस तरह की बात, इसमें कोई दम नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है। दूसरा मुद्दा ये है कि ये जो आज भी किसानी की खेती की जाए ज़मीन की जो कीमत है, ये कैसे ये तय करते हैं? ये तय करते हैं रजिस्ट्रियों के आधार पे। अब ये तो हिंदुस्तान में सब जानते हैं कि रजिस्ट्री झूठी होती है। जो मार्केट की कीमत है उससे 1/3 1/4 पे जाके रजिस्ट्री होती है। और ये जो चीज़ है ये इतनी ज़्यादा जानी मानी है कि कभी कभी तो हंसी आती है कि सरकार कैसे ये नहीं जानती जो सब जानते हैं। तो सरकार ये कहती है कि जो रजिस्ट्री और स्टैम्प ड्यूटी जिस पे दी जाती है, उसमें जो पिछले 10 साल में या 15 साल में जो बिक्रियां हुई हैं, उनके सबसे ज़्यादा दामों के 25% का एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे। तो अब ये औसत निकालने के पीछे भी एक बहुत इनकी सोची समझी नीति है। और वो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया हुआ है, उसमें उन्होंने कहा था कि जो सबसे ऊंचा दाम है वो सबसे ऊंचा नहीं देना चाहते हैं, तो कहते हैं 25% का औसत देंगे। तो इसलिए इसमें जो ये बात कह रहे हैं 6 गुना देने की, इसमें ये 2 समस्याएं हैं। पहली तो ये समस्या है कि भूमि उपयोग ही आप बदल रहे हैं तो कीमत ही बढ़ जाएगी, और दूसरा ये है कि आप स्टैम्प ड्यूटी पे, रजिस्ट्री पे आधारित रख रहे हैं। और साथ ही ना वो कहीं पे भी रोज़गार मुहैया कराने की बात भी नहीं कर रहे हैं कि जो जिनकी ज़मीन ली जाएगी और जिन्हें हटाया जाएगा उन्हें रोज़गार मुहैया भी नहीं कराया जाएगा। असल में वो कहते हैं कि अगर संभव हो तो कराएंगे, लेकिन इसमें कहीं कोई बाध्यता नहीं है कि आपको रोज़गार देना पड़ेगा। और जहाँ तक रोज़गार का सवाल है, रोज़गार तो अब पूरी जो इस बातचीत है उसमें से दूर ही चला गया। हाँ, उसके बारे में अब तो कोई बात ही नहीं करता है कि रोज़गार देंगे। जैसे आपको पता है कि जो कोल नीति है, कोल के लिए जब ज़मीन ली जाती है तब पहले था, अनिवार्य था कि रोज़गार आपको देना पड़ेगा एक व्यक्ति को, लेकिन अब वो सब बातें कोई नहीं करता है। नवोदारीकरण की नीतियों के बाद इस तरह की बात कोई नहीं करता है। ये नवोदारवादीकरण की जो नीतियां आई हैं उसके बाद से लगातार हम देखें, ये जो मौजूदा भाजपा सरकार है वो इसको और तेज़ी से ही पोषित करती रही हैं, उसको ज़मीनी स्तर पर लागू कर रही हैं। जो सामाजिक पॉलिसीज़ थी उनमें जैसे बजट कम कर दिया, नरेगा का बजट कम कर दिया। तो ये भूमि अधिग्रहण कानून को लेके भाजपा का आगे का रवैया आपको क्या लगता है, क्या होगा? देखिए, इसमें थोड़ा वो फंसे हुए हैं अभी, इसीलिए 4 बार है ना, 4 बार उन्होंने अभी बार वो उसको दोहराते रहे हैं, पास नहीं कर पाए हैं। लोकसभा में वो कर लेंगे क्योंकि लोकसभा में तो बहुमत है उनका, वो कर लेंगे, लेकिन राज्यसभा में नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए वो बार ये बात कह रहे हैं कि हम राज्यों पे छोड़ देंगे, राज्य करें अपने आप। अब ये
भारत के किसानों के लिए बहुत गलत एक संकेत होगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से हाथ झटक रही है। तो ये हाथ झटकने की जो बात है ये तो बिल्कुल गलत है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ किस तरह से राजनीतिक रूप लेगा ये आगे का संघर्ष, ये कहना थोड़ा मुश्किल है अभी, लेकिन मुझे लगता है कि इसीलिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि शायद किसानों की जीत हो सकती है। स्मिता, आप ज़मीनी स्तर पर आंदोलनों से जुड़ी रही हैं, अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़ी रही हैं, तो अगर हम भूमि अधिग्रहण के मुद्दे को देखें कि ज़रूरी चीज़ है विकास के लिए, तो इसमें अखिल भारतीय किसान सभा का क्या स्टैंड है कि ये भूमि अधिग्रहण किस तरीके से होना चाहिए ताकि न्याय भी दिया जा सके, रोजगार भी दिया जा सके और विकास भी किया जा सके? देखिए, पहली बात तो ये कि आदिवासी अधिकार राष्ट्र मंच या अखिल भारतीय किसान सभा या और भी जितने आंदोलन हैं, उनकी जो विकास की परिभाषा है और जो मोदी सरकार की या यूपीए सरकार की विकास की परिभाषा है वो बहुत अलग है। और हम लोग, कोई भी जनसंगठन कोई भी हो, अभी मैं किसी विशेष की वक्ता बन के नहीं बोल रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ इस देश का कोई भी जनसंगठन हो, वो इस बात से सहमत नहीं होगा कि बिना भूमि अधिग्रहण के विकास नहीं हो सकता। हाँ, पहली चीज़ तो ये है, क्योंकि विकास की परिभाषा फिर हमको करनी पड़ेगी कि हम किस विकास में विश्वास रखते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जहाँ तक भू अधिग्रहण का सवाल है, अगर आप भूमि सुधार के लिए लेते हैं कि आप बड़े बड़े किसानों से ले रहे हैं और आप जो है भूमिहीनों में बांट रहे हैं, हम उसमें साथ देंगे, हम वो ज़मीन लेने में साथ देंगे। अगर आप कह रहे हैं कि आपको स्कूल बनाने हैं, बच्चों के लिए हॉस्टल बनाने हैं, गरीबों के लिए घर बनाने हैं, ये शहर दिल्ली जो है इसमें आप देखते हैं कितने लोग फुटपाथों पे सोते हैं, फ्लाईओवरों के नीचे सोते हैं, आपको उनके लिए रहने के लिए घर बनाने हैं, हम पूरा साथ देंगे कि हाँ आप ज़मीन लें और इसको करें। लेकिन आज इतने बड़े बड़े ज़मींदार हैं इस देश में, चाहे वो रेलवेज़ है, चाहे वो डिफेंस है, चाहे वो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो हज़ारों लाखों एकड़ पे बैठी है जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। तो आज पहली चीज़ तो ये कि हमें एक सूची बनानी पड़ेगी कि ज़मीनें कहाँ हैं, जो इतने सालों से ये लोग ले रहे हैं वो ज़मीनें कहाँ हैं। उसके बाद आप किसान के गिरबान पे हाथ रखो, उसके बाद आप किसान की रोज़ी रोटी से छीनो। तो इसलिए सवाल विकास का नहीं है, और सवाल ये भी नहीं है कि आप ज़मीन नहीं ले सकते, सवाल ये है कि इस राष्ट्र के लिए आपको एक भूमि उपयोग की नीति बनानी पड़ेगी। शुक्रिया स्मिता, आपने अपना समय दिया हमें, और जैसे ही ये आगे बढ़ता रहेगा हम आपके पास ऐसे मुद्दों पे आते रहेंगे। धन्यवाद। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए धन्यवाद।